हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बायोमोलिक्यूल चैप्टर से ग्लूकोज की संरचना हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर को समझा दिया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लूकोज के क्लोज चेन स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं। इस वीडियो के पहले भी बायोमोलिक्यूल चैप्टर से मैं कई वीडियो बना चुका हूं और अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीरियल वाइज दिया है, जहां से आप चाहें तो सीरियल वाइज वीडियोज को देखकर बायोमोलिक्यूल चैप्टर की एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं ग्लूकोज की संरचना। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज की दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज की दो प्रकार की संरचनाएं होती हैं। पहली संरचना खुली श्रृंखला संरचना और दूसरी को हम कहेंगे यहाँ पर बंद श्रृंखला संरचना। खुली श्रृंखला संरचना को डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला होती है। क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला होती है। सबसे ऊपर वाला जो कार्बन होता है यह एल्डिहाइड समूह बनाता है और सबसे नीचे वाला कार्बन जो होता है CH2OH समूह का निर्माण करता है। और बाकी बीच के जो 4 कार्बन हैं इन पे H और OH की एक विशेष व्यवस्था होती है और इस विशेष व्यवस्था के आधार पे हम लोगों ने ग्लूकोज की दो प्रकार की संरचनाएं देखी। एक को हमने कहा डी ग्लूकोज और दूसरे को हमने कहा था एल ग्लूकोज। उन संरचनाओं को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पिछले वीडियो को देखें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज की बंद श्रृंखला संरचना को। तो ग्लूकोज की बंद श्रृंखला संरचना में जो सबसे ऊपर वाला कार्बन होता है वो लास्ट के एक पहले वाले कार्बन से जुड़कर एक रिंग का निर्माण करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिंग का निर्माण हो रहा है। ग्लूकोज की बंद श्रृंखला संरचना को हम एक हेक्सागोनल रिंग के समान भी व्यक्त कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको इमेज में दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इन संरचनाओं को कैसे हम ध्यान रखेंगे और ये संरचनाएं कैसे बनाई जाती हैं। हेडिंग लगाते हैं ग्लूकोज की बंद श्रृंखला संरचना। ग्लूकोज के अनेक रासायनिक गुणों की व्याख्या इसकी खुली श्रृंखला संरचना से नहीं की जा सकती है। ये रासायनिक गुण ग्लूकोज की बंद श्रृंखला संरचना को सही सिद्ध करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ग्लूकोज की दो प्रकार की संरचनाएं हैं, एक खुली श्रृंखला संरचना और बंद श्रृंखला संरचना। दोनों ही संरचनाएं अपनी जगह पे सही हैं। ये आपको तब क्लियर हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे ग्लूकोज के रासायनिक गुण। ग्लूकोज के कुछ रासायनिक गुणों की व्याख्या हम खुली श्रृंखला संरचना से कर पाते हैं और कुछ ऐसे भी रासायनिक गुण होते हैं जिनकी व्याख्या हम खुली श्रृंखला संरचना के आधार पर नहीं कर पाते हैं और वहां पर आवश्यकता होती है हमको ग्लूकोज के बंद श्रृंखला संरचना की। यानी कि ग्लूकोज की दोनों संरचनाएं अपने स्थान पर सही हैं। ग्लूकोज की बंद श्रृंखला संरचना को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे हेमीएसिटल के निर्माण पर। हेमीएसिटल का निर्माण होता है जब एक कार्बोनिल समूह या आप कहें एल्डिहाइड समूह या आप कहें एक एल्डिहाइड अभिक्रिया करता है अल्कोहल से, तो हेमीएसिटल का निर्माण होता है। तो देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है। यह अभिक्रिया एक प्रकार से आप समझ सकते हैं एडिशन रिएक्शन की तरह है। यहाँ से H निकलता है, इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाता है तो ये OH बन जाता है और जो OR बचता है यह जाके कार्बन पे जुड़ जाता है। ये बीच का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाता है और इस स्ट्रक्चर को, ये जो कंपाउंड बन रहा है, इसको हम कहते हैं हेमीएसिटल। अगर इस पे अल्कोहल की एक और अणु की अभिक्रिया करा दें तो एसिटल का निर्माण हो जाता है, जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब थोड़ा समझते हैं कि ये अभिक्रिया होती कैसे है। तो आप जानते हैं कि अल्कोहल में हाइड्रोजन देने का गुण होता है, या आप कहें कि इसके हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो यह हाइड्रोजन प्लस के रूप में यहाँ से निकलकर इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जब यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा और इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर OH का निर्माण करते हैं। और इस बॉन्ड के इधर शिफ्ट हो जाने के बाद कार्बन पे आता है धनावेश, और इस धनावेश को संतुलित करने के लिए OR- ये जो ग्रुप बच रहा है यह जाकर कार्बन पे जुड़ जाता है और इस प्रकार हेमीएसिटल का निर्माण हो जाता है। कुछ ऐसी ही अभिक्रिया ग्लूकोज के अणु में भी होती है और इसी अभिक्रिया के बाद ग्लूकोज के क्लोज चेन स्ट्रक्चर, जिसको आप साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उसका निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं ग्लूकोज में यह अभिक्रिया कैसे होती है। ग्लूकोज के अणु के प्रथम कार्बन का जो CHO समूह होता है, जो प्रथम कार्बन भी है, पांचवें कार्बन के OH समूह से क्रिया करके हेमीएसिटल का निर्माण करता है, जिससे ग्लूकोज की बंद श्रृंखला का निर्माण होता है। तो अभी मैंने बताया कि हेमीएसिटल का निर्माण होता है जब एल्डिहाइड समूह अभिक्रिया करता है अल्कोहल यानी कि OH समूह से। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड समूह है यह पहले कार्बन के रूप में है, तो पहला कार्बन ही अभिक्रिया करेगा। लेकिन OH जो है ये तो आपको यहाँ पर कई जगह पे दिखाई दे रहे हैं, तो कहाँ का OH अभिक्रिया कराएंगे आप? पांचवें कार्बन का। आप चाहें तो इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग को भी मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि क्रियात्मक समूह से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, आपने क्लास 11 में भी पढ़ा था। तो 1 2 3 4 5, तो पांचवें कार्बन का जो OH समूह है वह इस एल्डिहाइड समूह से अभिक्रिया करता है और हेमीएसिटल का निर्माण करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में आ सकता है, सर पांचवें कार्बन का ही OH समूह क्यों अभिक्रिया करता है? चौथे कार्बन का, तीसरे कार्बन का, दूसरे कार्बन का, सबके पास OH है, ये सब OH क्यों नहीं अभिक्रिया करके एसिटल का निर्माण, हेमीएसिटल का निर्माण करते हैं? ये अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ, पहले इस अभिक्रिया को देखते हैं। तो देखिए यहाँ से जो H होगा ये अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, तो यहाँ से आप जानते हैं यहाँ पे OH में यहाँ पे H पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये जब यहाँ से अलग होगा H+ के रूप में और यह अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, साथ में पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था इसका डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और यह हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ गया, तो OH का निर्माण हो गया। क्लियर है? अब यहाँ से H हट गया और यहाँ पे आ चुका है बस ऑक्सीजन। अब आप देख सकते हैं कि इस कार्बन की संयोजकता केवल 3 ही है, यानी कि एक संयोजकता इसकी खराब हो चुकी है और इस ऑक्सीजन की भी एक संयोजकता खराब हो चुकी है। अपनी संयोजकताओं को कंप्लीट करने के लिए ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में आबंध का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से पहला कार्बन पांचवें कार्बन से जुड़कर एक रिंग बनाता है और जो ऑक्सीजन होता है ये पहले कार्बन और पांचवें कार्बन को जोड़ने का काम करता है, मतलब इस बॉन्ड के बीच में होता है, इन दोनों कार्बन के बीच में होता है, पहले और पांचवें कार्बन के बीच में। अब आप देख रहे हैं यह बन चुका है ग्लूकोज की क्लोज चेन स्ट्रक्चर और यहाँ पे अभिक्रिया हुआ हेमीएसिटल का निर्माण वाला। अब क्वेश्चन ये है कि पांचवें कार्बन का OH ही हमने क्यों अभिक्रिया में लगाया, उसको हम समझते हैं। इस पे यदि आप ध्यान दें तो आपने इसका निर्माण किया है डी ग्लूकोज को लेकर, और आप जानते हैं डी के साथ प्लस भी लगा सकते हैं, तो डी प्लस ग्लूकोज को लेकर, तो इसको हम कहेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब ये अल्फा क्यों हम लगा रहे हैं ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। कार्बन 1 और कार्बन 5 के मध्य जब हेमीएसिटल का निर्माण होता है तो इससे 6 सदस्यीय रिंग बनती है जिसका अस्थायित्व तो अधिक होता है। तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 5 और 6 सदस्य का यह रिंग बन रहा है, जिसमें 5 सदस्य तो ऑक्सीजन है और 5 सदस्य तो कार्बन है, 1 सदस्य ऑक्सीजन है और 6 सदस्य वाली रिंग ज़्यादा स्थायी होती है, इसीलिए यहाँ पर पहला कार्बन और पांचवा कार्बन ही अभिक्रिया किया है। क्लियर है? ग्लूकोज की यह संरचना फीसर द्वारा दिया गया था, अतः इसे फीसर प्रक्षेप या फीसर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे ग्लूकोज का फीसर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के पांचवें कार्बन के OH समूह तथा पहले कार्बन के CHO समूह के मध्य हेमीएसिटल के बनने के बाद जो पहला कार्बन था यह कायरल कार्बन बन जाता है।
अतः अब कार्बन एक परमाणु को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि जब हेमी का निर्माण हुआ पहले और पांचवें कार्बन के बीच में, तो यह एक कायरल कार्बन बन गया है। क्यों कायरल कार्बन क्यों है? क्योंकि एक संयोजकता इसकी हाइड्रोजन से, दूसरी OH से, तीसरी यहाँ पे देखिए आप ऑक्सीजन से, और चौथी इस ग्रुप से, यानी कि चारों अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह से संतुष्ट हो रही हैं, यानी कि अब यह एक कायरल कार्बन है। जबकि हेमी के निर्माण के पहले यह कायरल कार्बन नहीं था, क्योंकि इसकी दो संयोजकताएं ऑक्सीजन से कंप्लीट हो रही थी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था यहाँ पर। तो अभिक्रिया के बाद जो CHO समूह था, जो पहला कार्बन था जो CHO समूह के रूप में था, वह कायरल कार्बन बन गया है। और जब कोई क्रियात्मक समूह कायरल कार्बन बन जाए तो उसको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, जबकि वो पहला कार्बन भी है, तो इसको हम कहेंगे एनोमेरिक कार्बन। अब ये जो एनोमेरिक कार्बन है, इस पे H और OH की विशेष व्यवस्था के अनुसार हम दो प्रकार के ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एनोमेरिक कार्बन पर OH समूह के दाहिनी ओर होने पर अल्फा ग्लूकोज बनेगा, और OH समूह के बाईं ओर होने पर जो संरचना बनेगी उसको हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज। तो एनोमेरिक कार्बन पर H और OH की विशेष व्यवस्था के अनुसार ग्लूकोज की चक्रीय संरचना दो प्रकार की होती है, अल्फा संरचना और बीटा संरचना। तो चलिए बना के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो OH समूह है, यहाँ पर दाहिनी तरफ, आप जानते हैं यह पहला कार्बन ही एनोमेरिक कार्बन है, तो इस पे OH समूह दाहिनी तरफ है। तो जब दाहिनी तरफ रहेगा तो इसको कहेंगे आप अल्फा, ठीक है। और बाकी डी ग्लूकोज तो पहले से ही है, क्योंकि डी ग्लूकोज से ही हमने इस स्ट्रक्चर का निर्माण किया है। जो डी ग्लूकोज जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था, जिसको हमने डी ग्लूकोज लिया था, उसी से हमने इस साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण किया है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। यदि इस सबको ऐसे ही रहने दें और OH को इधर बाईं तरफ और H को दाहिनी तरफ कर दें, तो यहाँ से एक दूसरी संरचना ग्लूकोज की बनेगी, और इस संरचना को हम कहते हैं ग्लूकोज की बीटा संरचना। और क्योंकि यह डी स्ट्रक्चर से हम लोग बनाए हुए हैं, तो हम कहेंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में अंतर क्या है? तो जो एनोमेरिक कार्बन है, जो कि पहला कार्बन है, यहाँ पर OH समूह दाहिनी तरफ रहेगा तो उसको हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोज, और यदि OH समूह बाईं तरफ हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज। आप रिलेट कर सकते हैं बी से बायां और बी से बीटा, मतलब बायां और बीटा एक जैसे साउंड आ रहे हैं। तो जब OH समूह बाईं तरफ रहेगा तो संरचना को हम कहेंगे बीटा, और यदि यह आपको याद है तो दाईं तरफ होने पर आप अल्फा नाम देंगे। क्लियर बात है? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैवर्थ। तो हैवर्थ ने पाइरेन की संरचना के आधार पर ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को 6 सदस्यीय रिंग के रूप में, यानी कि एक हेक्सागोनल रिंग के रूप में व्यक्त किया, जिसमें 5 कार्बन परमाणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। तो पहले हम देखते हैं पाइरेन की संरचना। तो हैवर्थ ने पाइरेन की संरचना को देखा कि यह एक हेक्सागोनल रिंग है और इसके एक कार्नर पे ऑक्सीजन है, और इसी आधार पे उन्होंने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को, जो फिशर प्रोजेक्शन था, उसको थोड़ा चेंज करके ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को एक हेक्सागोनल रिंग के रूप में व्यक्त किया। तो चलिए देखते हैं। यह पाइरेन की संरचना है। आप जानते हैं कि यह जो संरचना है यह अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का है। इसको अब हम हावर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हावर्थ संरचना का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर हम एक हेक्सागोनल रिंग लेंगे, ठीक है, और इस हेक्सागोनल रिंग में यहाँ पर हम ऑक्सीजन को रख देंगे। एक किनारे वाले कार्बन पे आप ऑक्सीजन को रख दें, और बाकी जितने भी कार्नर हैं यहाँ पे सब कार्बन को हम रखेंगे। आप देखें, ये जो ऑक्सीजन है, जो ये कार्बन है, इसको हम यहाँ पे रखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले कार्बन को रखते हैं, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन से ठीक बगल में ही पहला कार्बन रखेंगे। तो इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, लेकिन इधर ही हम रखेंगे। अब यहाँ पे कार्बन रखेंगे तो कार्बन के साथ जुड़ा है OH और H। तो यहाँ पर हम OH को किधर रखेंगे और H को किधर रखेंगे? तो ध्यान रखें, जब भी आप इस संरचना को, जो फिशर प्रोजेक्शन है, इसको हावर्थ संरचना में बदलेंगे, तो जो दाहिनी तरफ समूह होगा या परमाणु होगा उसको आप नीचे कर देंगे, और जो बाईं तरफ वाला होगा उसको ऊपर कर देंगे।
मतलब इस पहले कार्बन को यदि मैं यहाँ पे रखूं तो मैं लिखूंगा COH को नीचे कर दूंगा, H को ऊपर कर दूंगा, क्योंकि OH दाहिनी तरफ था, तो जब दाहिनी तरफ होगा उसको नीचे कर देना है। तो ये हो गया पहला कार्बन। दूसरे कार्बन को यहाँ बनाते हैं, तो दूसरे कार्बन में देखिए OH दाहिनी तरफ है तो दाहिनी तरफ वाले को नीचे और बाईं तरफ वाले को ऊपर। तीसरे कार्बन में देखिए H दाहिनी तरफ है तो H को नीचे, OH को ऊपर। चौथे कार्बन पर OH दाहिनी तरफ है तो इसको नीचे कर दिया, H को ऊपर कर दिया। और पांचवें कार्बन पर केवल H है तो H को नीचे कर दिया, बाकी एक ग्रुप जुड़ा है CH2OH, इसको हम ऊपर कर देंगे और यह हो जाएगा छठवां कार्बन। तो आप देख सकते हैं यह संरचना जो फिशर प्रोजेक्शन है इसको हमने हावर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पर आप देखें कि पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पहले और पांचवें कार्बन के बीच ऑक्सीजन है। पांचवें कार्बन से जो छठवां कार्बन है वो CH2OH समूह के रूप में जुड़ा हुआ है। यह संरचना हैवर्थ ने बनाया, इसलिए इसको हम हैवर्थ प्रोजेक्शन भी कहते हैं। इस संरचना को हम क्या नाम देंगे? तो क्योंकि यह संरचना इस अल्फा डी ग्लूकोज के रूपांतरण से बना है तो इसको भी हम कहेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब इसी प्रकार यदि हम बीटा डी प्लस ग्लूकोज लें तो इसका भी हैवर्थ प्रोजेक्शन हम बना सकते हैं। इसके लिए हम हेक्सागोनल रिंग लेंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन को रख देंगे, पहले कार्बन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो दाहिनी तरफ है उसको नीचे रखेंगे। तो पहले कार्बन पे H को नीचे कर देंगे, OH को ऊपर कर देंगे। दूसरे कार्बन को यहाँ पे रखें, सीरियल वाइज अब रखते चले, OH को नीचे कर देंगे क्योंकि OH दाहिनी तरफ है। तीसरे कार्बन में H दाहिनी तरफ है, H को नीचे कर दिए। चौथे कार्बन पे OH को नीचे कर देंगे और पांचवा कार्बन तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, नीचे H कर देंगे और ऊपर CH2OH कर देंगे जो कि छठवें कार्बन का स्थान है। यह छठवां कार्बन भी है। तो यह हो गया ग्लूकोज की संरचना, यह हो गई फिशर प्रोजेक्शन, यह हो गया हैवर्थ प्रोजेक्शन। और क्योंकि यह संरचना जो हैवर्थ प्रोजेक्शन है ये इसका निर्माण हम लोग कर रहे हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोज से, तो इसको भी हम बीटा डी प्लस ग्लूकोज ही कहेंगे। उम्मीद है बातें आपको क्लियर हो गई हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जहाँ पर हम लोगों ने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को समझने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको वीडियो से लाभ मिलेगा। वीडियो से यदि आपको लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को या किसी कन्फ्यूजन को कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।